जी। अच्छा, एक चीज और कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 2 आईडी से अलाउ नहीं होगा ज्वाइन करने के लिए जूम। एक की आईडी से आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। तो एक को मैं अलाउ करूंगा, एक को अलाउ नहीं करूंगा। कीप दैट इन माइंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर Sir, 6। जी जी। this is Kiran. I was trying to connect, but I can't, and it locked me out. ओके, चलें जी। चैप्टर 6 हमारा है बिजनेस मार्केट्स एंड बिजनेस बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर मार्केट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस मार्केट्स क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि बिजनेस मार्केट्स क्या होता है। आप लोगों ने जो है वो कंज्यूमर मार्केट्स आपने देखी हैं, जो हमारे टॉपिक के अंदर है। ये बिजनेस मार्केट्स हैं। बिजनेस बायर बिहेवियर है। बिजनेस मार्केट क्या होती हैं? एक कंज्यूमर मार्केट है जिसमें डायरेक्ट कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है। एक बिजनेस मार्केट है जिसके अंदर बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस काम होता है। यानी कि अगर आपने टायर मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक या प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर हैं और आप वो प्लास्टिक किसी को सेल आउट करते हैं, टायर मैन्युफैक्चरर को या किसी यूटेंसिल के या इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर को, तो ये आप बी टू बी सेल कर रहे होते हो। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है, तो ये बिजनेस मार्केट होती है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट होती है। और बिजनेस बायर बिहेवियर क्या होता है? जब एक बिजनेस परचेज करता है कोई चीज अपने बिजनेस की प्रोसेसिंग के लिए, अपने सिस्टम्स के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए, तो ये बिजनेस बायर बिहेवियर था। पहले आपने इंडिविजुअल बायर बिहेवियर या कंज्यूमर बायर बिहेवियर देखा था आपने, जिसमें एक इंडिविजुअल का बायर बिहेवियर क्या होता है आपने वो स्टडी किया था। जब एक बिजनेस का बायर बिहेवियर होता है तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जब बाइंग होती है वो बल्क के अंदर होती है, एक बड़ी अमाउंट होती है, इन्वॉल्व होती है, ज्यादा पैसे, ज्यादा पीकेआर, ज्यादा डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। जब एक इंडिविजुअल एक चीज परचेज कर रहा है, लेट से एक लैपटॉप परचेज कर रहा है, तो वो अपने लिए परचेज कर रहा होता है। और एक अगर क्या नाम है, बिजनेस अगर कोई चीज इतनी परचेज कर रहा है तो वो बल्क लैपटॉप परचेज कर रहा है। लेट से एक कॉल सेंटर है, वो अपने लिए लैपटॉप परचेज कर रहा है, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं परचेज करने के लिए, ज्यादा कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती हैं। ज्यादा टीम्स जिन्होंने यूज करना है इसको वो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने डिसीजन लेना है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने परचेज करना है वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो बिजनेस बायर बिहेवियर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। और फिर इसके अंदर ब्रॉड एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट भी जो है, मैक्रो से एनवायरनमेंट से मुराद हमारी जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर आपका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, लिटिगेशन, ये सारी चीजें आती हैं, ये भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। हम देखेंगे द बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या है, फिर ई प्रोक्योरमेंट, बाइंग ऑन द इंटरनेट देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट मार्केट्स देखेंगे। आज जो है वो हम फर्स्ट टू चीजों को ही कवर कर पाएंगे। जी। अब ये बिजनेस बायर बिहेवियर, इसकी डेफिनेशन देखिए हुई सामने, रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड, रिटेन्ड, सप्लाइड टू अदर्स। अच्छा, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि कंज्यूमर जो बाइंग है या इंडिविजुअल बाइंग है, इस कंज्यूमर बायर बिहेवियर जो है उसके अंदर एक कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है, इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो बिजनेस बायर बिहेवियर है, इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी होती हैं, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं इनको कंसिडर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। जैसे जैसे हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम और देखेंगे। बिजनेस बायर बिहेवियर वो है, ये रेफर करता है जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई चीज बेचता है। अगर आप वुड सेल करते हैं एक फर्नीचर मेकर को, तो ये बी टू बी मार्केट है। अगर एक चेयर बना के आपको कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती है तो वो कंज्यूमर मार्केट है। और अगर एक चेयर एक कंपनी जो है वो किसी ऐसी कंपनी को बेचती है जिसने इसको आगे दोबारा बिजनेस के अंदर यूज करना है या अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करना है, तो वो बी टू बी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। अगर एक कंपनी डायरेक्ट प्लास्टिक सेल करती है या लेट से कोई फाइबर है, वो प्लास्टिक डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है, तो ये कंज्यूमर मार्केट है। या रेडीमेड कपड़े अगर एक कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करते हैं तो ये कंज्यूमर मार्केट है। पर अगर एक फाइबर जो है, एक क्लॉथ जो है खास किस्म का, अगर मुख्तलिफ कंपनीज को एक ऑर्गेनाइजेशन बेचती है, तो ये बी टू बी मार्केट्स हैं। जो बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग है, ये बिजनेस मार्केट्स के अंदर होता है।
अच्छा, फिर बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या है? अच्छा, इसके अंदर वजह क्या है? बिजनेस मार्केट जो है ये एक ह्यूज मार्केट होती है। इसके अंदर जैसा पहले आपसे कहा था कि पैसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अगर आपने एक लैपटॉप परचेज करना है, लेट से 50 के उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर एक एक बिजनेस ने लैपटॉप्स परचेज करने, एक सॉफ्टवेयर हाउस ने लैपटॉप्स परचेज करने, एक यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर परचेज करने, एक गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स परचेज करने, तो उसके अंदर एक ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व होगी जिसने ये चीज परचेज करनी है। अच्छा, उसके बाद business buying process है. It is the process where business buyers determine which products and services are needed to purchase and then find, evaluate and choose among alternative brands. अब बिजनेस बाइंग प्रोसेस, ये जो एक बी टू बी के बीच में ट्रांजैक्शन होनी होती है किसी चीज प्रोडक्ट या सर्विस को लेके उसकी बाइंग करनी होती है, उस प्रोसेस के अंदर जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो चीजें इन्वॉल्व हैं, जो आगे जाके हम डिटेल से देखेंगे, वो सब हिस्सा है बिजनेस बाइंग प्रोसेस का। सो बिजनेस बाइंग प्रोसेस इज द प्रोसेस वेयर बिजनेस बायर्स, जिन्होंने चीजें परचेज करनी है, जिन्होंने टायर बनाने के लिए प्लास्टिक परचेज करनी है, जिन्होंने रेडीमेड कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा परचेज करना है, या कपड़ा बनाने के लिए जो है वो कोई फाइबर परचेज करना है, धागा परचेज करना है, या धागा बनाने के लिए कॉटन परचेज करना है, इनको कह रहे हैं बिजनेस बायर्स। डिटरमिन विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर नीडेड टू परचेज, तो जो डिटरमिन करते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो परचेज करनी है। अगर मैंने थ्रेड बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए जो है वो कॉटन यूज करनी है, तो फिर मैंने डिसाइड करना है कि मैंने कॉटन कौन सी लेनी है, कॉटन किस क्वालिटी की लेनी है, कॉटन कितनी क्वांटिटी के अंदर लेनी है, कितनी स्पेस है मेरे पास, इन्वेंट्री है जो मैंने यूज करनी है, मेरी कितनी कंजम्पशन है, नेक्स्ट टाइम मैं कितने लूंगा कॉटन परचेज करूंगा, मेरे पास कौन कौन से सप्लायर होने चाहिए कॉटन के, क्या मेरे पास एक सप्लायर होना चाहिए कॉटन का या एक से 10 सप्लायर होने चाहिए कॉटन के। तो ये डिटरमिन करते हैं विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर नीडेड टू परचेज एंड देन। अच्छा, और फिर खाली ये परचेज करना है कि कॉटन परचेज करना है कि वो हमें पहुंचा के देंगे कॉटन हमारी फैक्ट्री के अंदर, और साथ कौन कौन सी सर्विसेज जो है अपने परचेज करनी है, अगर साथ उसके एसोसिएटेड और कुछ सर्विसेज भी हैं या आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं तो आपने वो भी देखना है। एंड देन फाइंड, एवेल्युएट एंड चूज अमंग अल्टरनेटिव ब्रांड्स, और फिर आपने चूज करना होता है जिस तरह आप इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोसेस के अंदर करते हो, बाइंग प्रोसेस के अंदर करते हो, आप अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करते हो, उनको चूज करते हो और फिर आप कंज्यूम करते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट, अच्छा, साथ साथ मुझे जो है वो मैं देखता रहता हूँ कि कौन कौन आ रहा है, तो उनको ज्वाइन कराना होता है, इसलिए अब बिजनेस मार्केट्स जो हैं कोशिश किया करें कि शुरू में ही ज्वाइन कर लें। अच्छा, बिजनेस मार्केट्स, अब इसके मार्केट का स्ट्रक्चर और डिमांड स्ट्रक्चर जो है बिजनेस मार्केट्स का, फ्यूअर एंड लार्जर बायर्स। जब आप एक लैपटॉप बनाती हो, कंपनी लैपटॉप बनाती है और वो आगे बेचती है डायरेक्ट कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर बहुत सारे होते हैं। कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं जो परचेज करना चाहते हैं, उसमें बायर्स कंज्यूमर मार्केट के अंदर बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो बी टू बी मार्केट है या बिजनेस मार्केट्स हैं, इनके अंदर जो बायर हैं वो कम होते हैं। अगर आपने कॉटन परचेज करनी है थ्रेड बनाने के लिए, तो ये कम लोग होंगे जिसके ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड कर रहा होगा। अगर आप टायर बनाते हो, जिस तरह गुड ईयर है या ब्रिज स्टोन है, आप टायर बनाते हो, तो आपके जो बिजनेस है वो डिपेंड कम लोगों के ऊपर कर होता है जो आपका बल्क में परचेज कर रहे होते हैं चीजें। या प्लास्टिक बेच रहे हो तो फ्यू कस्टमर्स होते हैं लेकिन वो बल्क में परचेज करते हैं आपकी चीजें, जो बी टू बी बिजनेस के अंदर होते हैं। शायद आपकी कंपनी डायरेक्ट भी जो है वो टायर सेल करती है और डायरेक्ट भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती हो कंज्यूमर को, यानी बी टू बी में भी काम कर रहे हो, बिजनेस मार्केट में भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कंज्यूमर मार्केट में भी आप कर रहे हो, जिसे बी टू सी बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट, दोनों में आप ऑपरेट कर रहे हो। लेकिन जो बी टू बी है, जो यूजुअली कंपनीज जो बी टू बी में काम करती हैं, जो बी टू बी के अंदर सप्लायर होती हैं या बैक एंड पे होती हैं, ये ज्यादातर डिपेंडेंट फ्यू बायर्स के ऊपर होती हैं। बायर्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर चीजें बाय करते हैं, जो बायर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर चीजें बाय करते हैं। फ्यूअर एंड लार्जर बायर्स, आई होप आपको अंदाजा हो गया होगा। अगर एक कंपनी जो है वो इंटेल चिप्स बना के बेच रही है, चिप्स बना बना के इंटेल की कंपनी जो है वो दे रही है, तो उसके बायर जो है वो कुछ ही होंगे, शायद सैमसंग यूज करता हो, शायद दो चार और टेक कंपनीज यूज करती हो उसकी चिप्स,
लेकिन इसी के ऊपर सारा उसका बिजनेस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। B2B मार्केट के अंदर बायर कम होते हैं, इवन सेलर भी कम होते हैं, लेकिन बायर जो है वो ह्यूज क्वांटिटी के अंदर ज्यादा चीजें परचेज करते हैं। अगर वो चिप्स परचेज करते हैं तो वो मिलियंस में या बिलियंस में परचेज करते हैं, उनके ऑर्डर जो है वो बड़े होते हैं। उसके बाद डिराइव डिमांड। अच्छा, एक चीज और कि जो बिजनेस मार्केट की डिमांड है ये डिराइव डिमांड होती है, ये कंज्यूमर मार्केट से ड्राइव की जाती है। अगर लेट से लेदर की डिमांड, लेदर जो है B2B के अंदर काम कर रहा है, तो अगर लेदर के शूज जैकेट्स मार्केट में ज्यादा बिक रहे होंगे, कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड ज्यादा होगी, तो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द डिमांड इन बिजनेस मार्केट्स एज वेल। अच्छा, अगर जो है आपके टायर्स ज्यादा बिक रहे हैं आगे, तो प्लास्टिक, अगर कंज्यूमर मार्केट के अंदर आपके टायर्स बिक रहे हैं, तो नेचुरली आपके बिजनेस मार्केट्स के अंदर भी आपके जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम मैं को होस्ट बना दूंगा CR और GR को, ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे और जा रहे होते हैं इनको वो बार बार क्लास के अंदर इंटर करते रहे, प्रॉब्लम ना हो हमें। अच्छा, अगर आपके जो है वो कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं, हर चीज जो है वो अच्छी चल रही है और कपड़े रेडीमेड जो है वो ज्यादा बिक रहे हैं, तो ये जो कंज्यूमर मार्केट की ड्राइव है ये ड्राइव करेगी डिमांड। जो आपकी कपड़ा बनाने की टेक्सटाइल मिल्स हैं, इसके अंदर भी जो है वो डिमांड ड्राइव होगी कपड़े के लिए या क्लॉथ के लिए या धागे के लिए। और जो धागा बनाने वाली कंपनी है उसके अंदर ड्राइव होगी जो डिमांड है कॉटन के लिए। तो ये जो डिमांड है ये ड्राइव डिमांड होती है, कंज्यूमर मार्केट ड्राइव करती है डिमांड को बिजनेस मार्केट के अंदर। अगर कंज्यूमर मार्केट के अंदर चीजें कंज्यूम नहीं होंगी तो वो ड्राइव नहीं करेंगी डिमांड B2B मार्केट्स के अंदर। अगर आप चीज परचेज करने लगे हो, अगर आप चीज परचेज करना छोड़ दोगे, आप टायर्स परचेज करना छोड़ दोगे, तो इट विल अफेक्ट द डिमांड इन बिजनेस मार्केट्स एज वेल। अच्छा, इन इलास्टिक डिमांड ये है कि जो डिमांड है इसमें अगर आपकी प्राइस चेंज होती है तो डिमांड के अंदर कोई इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इलास्टिक डिमांड क्या है। अगर कॉटन आप बेचते हो, आप जो बनाती है कंपनी धागा, गिनिंग मिल को या फर्म को जो थ्रेड बना रही है, लेट से धागा बना रही है, कॉटन आप उसको बेचते हो। अगर आप कॉटन की प्राइस चेंज करते हो या कॉटन की प्राइस चेंज होती है 1% और उसकी डिमांड बिलो 1% रहती है, डिमांड का जो चेंज है वो बिलो 1% रहता है, तो इन इलास्टिक डिमांड इसको बोलते हैं। इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जब प्राइस चेंज हो पर डिमांड चेंज ना हो। इसको अगर और प्रिसाइज करें, आम लफ्जों में, अगर डिमांड चेंज प्राइस चेंज हो तो डिमांड चेंज ना हो। और अगर इसको और प्रिसाइज करें तो जब प्राइस जो है वो 1% चेंज हो और डिमांड बिलो 1% रहे, तो ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है इनकी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड होती है। इनमें कुछ प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, आपका मिल्क है, या कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो बिजनेस मार्केट जो है इनके अंदर डिमांड इन इलास्टिक होती है। अगर प्लास्टिक की कीमत जो है वो 1%, हम जनरली कहते हैं कि अगर प्लास्टिक थोड़ी बहुत कीमत जो है वो प्राइस चेंज होती है रॉ मटेरियल की, सप्लायर की, सेलर की, चीजों की, प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करें कॉटन है, टायर के लिए टायर है या प्लास्टिक है, या कपड़ा है रेडीमेड कपड़ों के लिए, अगर इसकी प्राइस थोड़ी चेंज होती है तो वो जो कंज्यूमर जो बल्क में चीज परचेज करके बना रहा है उसकी उसकी डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने चीज परचेज करनी ही है। अगर मैं कपड़ा रेडीमेड बना के बेचता हूँ और लेट से मैं 1 मिलियन ड्रेसेस बेचता हूँ, 1 मिलियन यूनिट्स बेचता हूँ ड्रेसेस के विद इन 1 मंथ, अगर मेरा रॉ मटेरियल थोड़ा सा 1% उसकी प्राइस के अंदर चेंज हो गया है तो मेरी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी प्राइस के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उससे उतने ही क्वांटिटी के अंदर वो लेता रहूंगा। हाँ, अगर मैंने कीमत कम करनी है, लेट से कि 1 मिलियन में ड्रेसेस बेचा करता था रेडीमेड, और मुझे पता लगा कि 1% जो है वो प्राइस गिर गई है, और मैं 1% बेनिफिट देना चाह रहा हूँ और मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं इन्वेंट्री के अंदर जगह चीजें और रख सकता हूँ, तो फिर मैं शायद वो जो है आम रूटीन से हट के मैं डिमांड बढ़ाऊं अपनी और उनसे चीज परचेज करूं अपने सेलर से। दो ऐसा होता नहीं है। इन इलास्टिक डिमांड में फिर बताता हूं, जब प्राइस चेंज हो, टू बी प्रिसाइज अराउंड 1%, तो उसकी डिमांड चेंज ना हो, टू बी प्रिसाइज बिलो 1% रहे, डिमांड चेंज का जो है, डिमांड की चेंज जो है वो बिलो 1% रहे, तो ये इन इलास्टिक डिमांड है इसकी।
यानी जब आपका कॉटन फॉर थ्रेड या थ्रेड फॉर क्लोथ या फिर क्लोथ फॉर रेडीमेड लाइन या ब्रांड, आपकी जो है वो प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड चेंज ना हो। अगर मैंने कॉटन की प्राइस चेंज हो गई है मेरी, पर जो डिमांड थी, जो मेरे बायर मुझसे परचेज कर रहे थे वो भी उतनी परचेज कर रहे हैं, तो ये इनइलास्टिक डिमांड है। तो यूजुअली बिजनेस मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है, फिर फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड ये डिराइव डिमांड से है। कंज्यूमर ने लेट से जैकेट्स का ट्रेंड था, खत्म हो गया, किसी और चीज का ट्रेंड आ गया, किसी और मटेरियल में ट्रेंड आ गया, तो मैं एकदम से जो है वो डिमांड के अंदर जो है फ्लक्चुएशन आती है और मैं लेना बंद कर देता हूँ। लेट से रिसेशन आ गया, कोई पैंडेमिक आ गया, आपका काम रुक गया, तो जो रॉ मटेरियल है वो सबसे ज्यादा हिट होता है, क्योंकि वो जो रिटेलर है वो बहुत सारे कंज्यूमर मार्केट के अंदर आप बहुत सारे लोगों पर रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो सेलर है बिजनेस मार्केट के अंदर ये बहुत कम लोगों पर डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर चीज लेना बंद कर देगा, टायर्स बिकना बंद हो जाएंगे, तो जो पीछे प्लास्टिक सप्लाई कर रहा है या किसी और मटेरियल की चीज, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई और चीज इंट्रोड्यूस हो गई है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो ऑल टुगेदर जो बिजनेस था प्लास्टिक का वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो टायर्स वाला है वो किसी और मटेरियल की तरफ या किसी और केमिकल की तरफ मूव कर जाएगा। अगर मैं कपड़ा एक खास किसी किस्म के कपड़े से बना रहा था, एक खास किस्म के धागे से बना रहा था, और मार्केट में अब कोई और ट्रेंड आ गया है, तो मैं अब वो धागा छोड़ के जो मेरा बायर था वो कोई और जो नया ट्रेंड के अंदर जो कपड़ा है या मटेरियल है वो यूज करना शुरू कर देगा। तो फ्लक्चुएटिंग डिमांड ये फ्लक्चुएट भी बहुत जल्दी करती है डिमांड, जो रिटेलर से अपवर्ड जाती है, और बहुत तेजी से करती है और बहुत ज्यादा करती है जब ये चेंज होता है तो। अच्छा, इसके बाद बिजनेस मार्केट डिसीजन प्रोसेस। अच्छा, ये जो है एज कंपेयर टू कंज्यूमर परचेजेस, जो है ये बिजनेस परचेज यूजुअली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपली क्योंकि इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन करने के लिए। डिसीजन जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये डिसीजन लेना होता है वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ज्यादा एफर्ट पुट की जाती है चीजें परचेज करने के लिए ऐसी। अमूमन जो है वो ऐसी बाइंग जो है वो ट्रेंड लोग करते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स करते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स करते हैं। ये मैनेजर्स जो हैं ये ट्रेंड होते हैं जो परचेज करते हैं इस तरह की चीजें, और पूरी जिंदगी से अपनी पूरी जिंदगी वो यही काम करते आ रहे हैं कि हमने चीज कैसे परचेज करनी है, कहाँ से परचेज करनी है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करनी है, कैसी क्वालिटी में परचेज करनी है। ऐसा नहीं है जैसे कंज्यूमर मार्केट के अंदर होता है, कंज्यूमर लैपटॉप लेने जा रहा है तो फर्स्ट टाइम लैपटॉप लेने जा रहा है। अगर B2B मार्केट के अंदर किसी ने लैपटॉप परचेज करना है तो उसका एक्सपीरियंस होगा, जो टीम परचेज करने जा रही है लैपटॉप्स, जो लोग परचेज करने जाएंगे उनके अंदर एक्सपर्टीज होंगे, उनका एक्सपीरियंस होगा, उनको मार्केट का पता होगा कि वो चीजें पहले किस तरह लेते रहे, कितनी क्वांटिटी में लेते रहे, उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी होगा मुख्तलिफ फर्म्स के साथ। तो ये जो कंज्यूमर मार्केट है इनसे कॉम्प्लेक्स मार्केट्स होती हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग होती है, जो सेवरल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। मैंने बताया उसमें यूजर भी होते हैं जिसने यूज करना है एक्चुअली, जिसने कंज्यूम करना है एक्चुअली। इसमें डिसीजन मेकर भी होते हैं, जिसने पैसे एलोकेट करने हैं वो भी होता है, जिसने एक्चुअली परचेज करना है वो भी होता है, जिसने आगे उसको यूटिलाइज करना है अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो भी होता है। तो टीम के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं जो डिसीजन लेने के अंदर बैठे होते हैं, जो सारे जो बैठ के चीजें ले रहे होते हैं। अब जब परचेज करने के लिए ट्रेंड लोग होते हैं जो चीजें परचेज करने आते हैं, तो ऑब्वियसली जो बिजनेस सेल आउट कर रहा है अपनी चीजें, उसके पास भी ट्रेंड सेलर्स होते हैं, ट्रेंड सप्लाई मैनेजर्स होते हैं, जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और इस तरह के मैटर्स टैकल करने में उनको महारत हासिल होती है। जो तो ट्रेंड सेलर होता है और ट्रेंड बायर होता है इसके अंदर। अच्छा, जब ये बेचने वाला होता है तो उसमें भी टीम इन्वॉल्व होती है, जिन्होंने गाइड करना है कि हमने क्या चीज कैसे बनाई है, स्पेसिफिकेशंस बतानी है। कुछ मार्केटिंग के लोग इन्वॉल्व होंगे, कुछ फाइनेंस के लोग इन्वॉल्व होंगे कि हमने कितनी चीज देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, क्रेडिट पे देनी है, क्रेडिट के ऊपर देनी है, ये कैश पे देनी है। तो एक टीम जो है पार्टिसिपेंट्स की वो देती है और एक टीम जो है वो लेती है। जी रिदा, आपने हाथ खड़ा किया था, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो? सर इधर वो सप्लाई चेन वाले आ जाएंगे ना, जो सप्लाई से डील करेंगे, सप्लायर्स। सप्लायर से यहाँ मुराद वो है जो आपको माल सप्लाई कर रहा है। अगर आप कॉटन वाले रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, B2B, दो बिजनेस जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक कॉटन बेचता है बिजनेस और दूसरा जो सो धागा बनाता है, तो इसमें जो सप्लायर मैनेजर्स हैं, जो सप्लायर है वो धागा बेचने वाला है और जो बायर है वो धागा बनाने वाला है।
अगर धागा बनाने वाला जो है वो धागा बेच रहा है और आगे कपड़ा बनाने वाला धागा परचेज कर रहा है, जो कपड़ा बनाना है जिसने वो धागा परचेज कर रहा है, तो इस केस के अंदर जो सेलर है या सेलिंग टीम है या सेलिंग मैनेजर जो है वो धागा बनाने वाले के होंगे, जो बायर है, जो बाइंग टीम है, जो बायर मैनेजर्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट के मैनेजर हैं, वो कपड़े की कंपनी की होंगे। तो ये B2B रिलेशनशिप के अंदर हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। सही। ठीक हो गया। तो ये सप्लाई चेन का एक हिस्सा है, होता है, लेकिन इसमें जो हम सप्लायर की बात करें, सप्लायर से मतलब हमारी वो है जो B2B के अंदर देने वाला है, एक लेने वाला है, एक देने वाला है। तो इसमें जो है हम वो बात करें जो देने वाला है। ओके सर। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जो है परचेजिंग होती है, ज्यादा फॉर्मलाइज्ड परचेजिंग होती है, ज्यादा लेवल के ऊपर लोग होते हैं एक टीम के अंदर जो है वो शायद टॉप मैनेजमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हों, मिडिल मैनेजमेंट के लोग भी हों और सुपरवाइजर्स भी हों। तो मुख्तलिफ लेवल्स के जो है मैनेजमेंट के उसके लोग इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा फॉर्मलाइज होता है। आपने खुद कोई चीज परचेज करी शायद इतना फॉर्मलाइज तरीका ना हो, लेकिन जब आप एक कंपनी के लिए चीज परचेज करने जा रहे हो या एक टीम जो है वो बाय करने जा रही है कुछ चीज, तो वो जो प्रोसीजर है या मेथड है वो ज्यादा फॉर्मलाइज्ड जो है वो होता है। इसमें डिटेल्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो मांगी जाती हैं। इसमें परचेज ऑर्डर्स जो हैं वो क्या रखने हैं या देखे जाते हैं। अ, आपकी सप्लायर की जो सर्च है वो आप डिटेल करते हो। अगर आपने कपड़ा बनाना है तो आप देखोगे कि मार्केट के अंदर कौन कौन है जो धागा दे रहा है, किससे मुझे धागा लेना जो है वो सस्ता पड़ेगा, किसके पास अच्छी क्वालिटी है, कौन मेरी टर्म्स के ऊपर मुझे धागा दे सकता है, क्रेडिट के ऊपर या उधार के ऊपर धागा दे सकता है, नहीं दे सकता, कितने अरसे के लिए दे सकता है, कितने अरसे का क्रेडिट कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है आप देख रहे होते हो इस काम के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो लिखा हुआ है बायर एंड सेलर मोर डिपेंडेंट। इसके अंदर होता क्या है कि बायर जो है वो हर स्टेप पे गाइड करता है सेलर को। अगर धागा बनाने वाले ने जो है वो धागा बेचना है, तो वो एक अपने धागे को अच्छा साबित करने के लिए अपनी चीज को या जिसको खास किस्म का धागा है या क्वालिटी है, तो वो उसकी प्रमोशन डायरेक्ट भी करेगा। शायद उसका अपना ब्रांड का साइन भी हो। जब उसको चीजों को आप इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह इंटेल ने डिसाइड किया था 90s के अंदर, 1900 के अंदर, कि वो जो भी प्रोडक्ट जिसके अंदर इंटेल की चिप इस्तेमाल होगी उसके ऊपर इंटेल का स्टिकर लगा होगा। इंटेल के मुख्तलिफ आपने देखे होंगे इंटेल इनसाइड या मुख्तलिफ लोगोज आते हैं मुख्तलिफ टाइम के अंदर। तो जो धागे वो बताना चाह रहे होते हैं, ये जो बायर है वो बताना चाहता है कि इसकी अपनी एक रेपुटेशन भी होती है, वो खुद भी उसको बिल्ड करता है और वो सेलर को भी हेल्प आउट करता है। सेलर अपने तौर पे अलग से भी उसकी कंपेन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। जो B2B में रिसीविंग एंड के ऊपर हैं, जो रेडीमेड कपड़ा बना के बेच रहे हैं, वो भी बताएंगे कि हम इस स्पेसिफिक ब्रांड का जो है वो धागा इस्तेमाल कर रहे हैं या इस स्पेसिफिक किस्म की कॉटन हम यूज कर रहे हैं। तो वो भी ये यूज करते हैं। और एक ब्रांड का धागा जो है या एक अच्छा किस्म का धागा, एक खास किस्म का धागा जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स भी यूज कर सकते हैं। तो और उस धागे के अपना लोगो और अपना डिजाइन, जिस तरह इंटेल की मैंने आपको बताया चिप्स के लिए अपना लोगो अपना डिजाइन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर बायर जो है इस डिसीजन प्रोसेस के अंदर गाइड करते हैं उनकी टीम को। दोनों टीम्स आपस में डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर। इनके फाइनेंस के लोग, मिसाल के तौर पे अगर धागा बेचने वाली कंपनी के फाइनेंस के डिपार्टमेंट का एक बंदा है, वो पूछेगा कि मुझे हमें कितने अरसे के लिए आप क्रेडिट के ऊपर या उधार के ऊपर धागा दे सकते हैं। एक वीक का करेंगे क्रेडिट, एक मंथ का क्रेडिट करेंगे, और कितना क्रेडिट करेंगे। वो आगे से जो बायर है वो उनको बताएगा जी कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, हम इतना आपसे क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गया। फिर वहां से दूसरा जो है, एक बताएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी हमने ये यूज की हुई है, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं इस तरह। तो जो टेक्निकल टीम्स हैं, फिर बेचने तक और फिर बेचने के बाद तक, जब बायर जो है ये चीजें प्रोसेस कर रहा होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में उसको बायर हेल्प करता है कि आपकी प्रॉब्लम को हम ऐसे हल करेंगे, ऐसे सॉल्व करेगा मेरा सोल्यूशन या मेरी प्रोडक्ट। उसके बाद जब अवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को, उसके अंदर भी बायर को जो है वो हेल्प करता है, असिस्ट करता है। उसको भी असिस्ट या हेल्प कर रहा होता है आपका सेलर जो है, कि आप ये ऑप्शंस हैं, आप देखो हमारे पास भी ये ऑप्शंस हैं इस क्वालिटी के अंदर, इस वैरायटी के अंदर है। और जब आप चीज बेच देते हो तब भी इसमें रिलेशनशिप रहता है। वजह कंज्यूमर मार्केट के अंदर कंज्यूमर बहुत सारे हैं, अगर नाराज होकर चला गया दूसरा चीज कंज्यूम कर लेगा। हमने जिससे पहले डिस्कस किया, इसके अंदर सेलर कम है। अगर आप लैपटॉप बना के बेचते हो तो छोटी कुछ बिजनेसेस हैं जो आपके लैपटॉप परचेज करते होंगे, यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप उनको नाराज करें, हर एक को नाराज करें। तो आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है इवन आफ्टर दे बाय योर प्रोडक्ट।
जब आप चीज परचेज भी कर लेते हैं तो आप उनके बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, रिबेट देते हैं, कोई चीज का मसला है, इशू है, उनको सॉल्व करते हैं। क्यों? ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे परचेज करें। देयर आर फ्यू बायर्स देयर इन मार्केट, और जो है वो परचेज करते हैं, वो बल्क में परचेज करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स टीम्स होती हैं, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेंट ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, दोनों एंड्स के ऊपर। ज्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं, ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं दोनों तरफ एफर्ट के अंदर। और बायर और सेलर जो है ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है दूसरे के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, इतने ज्यादा लोग होते नहीं है। जी। अच्छा। अच्छा, ये बिजनेस मार्केट के अंदर डिसीजन प्रोसेस। अब सप्लायर डेवलपमेंट, सप्लायर डेवलपमेंट क्या होती है? अब इसके अंदर एक होता है आप सप्लायर किससे आप सामान लेते हो या किससे आप चीज परचेज करते हो, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो हैं अब सप्लायर डेवलपमेंट के साथ चलती हैं। सप्लायर डेवलपमेंट से मुराद ये है कि ये नहीं कि आपने आखिर टाइम पर जाके देखा कि मुझे धागा चाहिए, मैं देखूं कौन 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 से सप्लायर है मेरे पास। सप्लायर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपने एक सिस्टम डेवलप किया होता है जिसके अंदर आपके पास सप्लायर्स होते हैं और आपको उनकी सारी डिटेल्स बताती हैं, उनका बिजनेस, उनकी डिटेल्स, जो आप एंड टाइम पे जाके पूछोगे कि इतना क्रेडिट दोगे या लोगे, आपने एक नेटवर्क बिल्ड करके रखा होता है ऑलरेडी, एक सिस्टम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई होती है जिसमें से आप देखते हो कि आपने क्या चीज परचेज। अच्छा, जिस तरह परचेजिंग डिपार्टमेंट, ये भी परचेजिंग डिपार्टमेंट, जिस तरह बहुत सारे वॉलमार्ट भी अपनी परचेजिंग डिपार्टमेंट को जो है वो सप्लायर डेवलपमेंट बोलता है, और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिलाय नहीं करते ऑन स्पॉट सप्लायर्स के ऊपर, बल्कि इनके पास इंफॉर्मेशन जिनको चाहिए होती है वो पहले की इनके पास सारी पड़ी हुई होती है, जहां से ये डाटा गैदर कर सकते हैं कि एंड टाइम पे हमें कौन सी 3-4 ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है, और वहां से ले लेते हैं। तो ये एक रोबस्ट नेटवर्क जो है सप्लायर पार्टनर का, इसको मैनेज करने को जो है ये आप सप्लायर डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर आप सप्लायर का एक सिस्टम डेवलप करके अपने पास रखते हैं। टीपू सुल्तान अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 1 घंटे बाद। अच्छा, सप्लायर डेवलपमेंट क्या है जी? सप्लायर डेवलपमेंट इज सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क्स of supplier partners to ensure an appropriate and dependable supply of products and materials that they will use in making their own products or resell. अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो ये आपके सामने मॉडल है, बिजनेस बायर बिहेवियर का मॉडल आपके पास सामने आपके। इसके अंदर आप देख रहे हो जो फैक्टर्स बायर्स को अफेक्ट करते हैं बी टू बी मार्केट के अंदर। दिस इज बिजनेस बायर बिहेवियर। आप लोग दूसरा बिहेवियर आप पहले पढ़ चुके हो, इंडिविजुअल। अब इसके अंदर जो फैक्टर्स इस मॉडल के अंदर जो अफेक्ट करते हैं बायर को, उसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, इंटरपर्सनल हैं, इंडिविजुअल हैं। अच्छा, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं। लेट्स से अगर रिसेशन आ गया है, आपके मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं है, जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम है, लोगों के पास कोई भी इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, एंटिटीज हैं, ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपके बाइंग बिहेवियर को। अगर लोग चीज कंज्यूम नहीं कर रहे, या कुछ रिसेशन चल रहा है, कंज्यूमर एंड के ऊपर चीज परचेज नहीं हो रही, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट बायर मार्केट एज वेल, बी टू बी मार्केट एज वेल। तो सप्लाई कंडीशंस के ऊपर भी है, सप्लाई कंडीशन सूटेबल हैं नहीं है, वो भी अफेक्ट करती हैं कई बारी। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो भी कई बारी अफेक्ट करता है आपकी बी टू बी मार्केट्स को। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर कंज्यूमर एक खास प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, लैपटॉप यूज कर रहे थे, वो एक खास किस्म के प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ आ रहे थे, और अब जो है वो कोई नई टेक्नोलॉजी किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया और सब लोगों का ट्रेंड जो है उस तरफ बन गया है वो चीज परचेज करने का। तो उसकी वजह से जो है वो बी टू बी मार्केट के अंदर जो है वो खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी इफेक्ट्स हैं। कई बारी आप देखते हो कि आपको टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं, कुछ सब्सिडीज दी जाती हैं। अगर कुछ सब्सिडी दी गई है या आपको टैक्सेस इंपोज किए गए हैं, तो ये भी जो है बी टू बी मार्केट्स के अंदर, जिसके अंदर आप बी टू बी मार्केट से मैं बोलता हूं तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसमें दो बिजनेस इन्वॉल्व हैं जो एक बिजनेस से चीज लेके दोबारा फाइनल कंज्यूमर के लिए चीज बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। जिस तरह लकड़ी लेके एक बिजनेस ने लकड़ी प्रोवाइड की और दूसरे बिजनेस ने लकड़ी को फर्नीचर में ट्रांसफर किया और उसको दे दिया। एक बिजनेस ने लकड़ी दी और दूसरे बिजनेस ने उसको बोट्स में इस्तेमाल कर लिया।
जी, हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स जो आपकी होती हैं, फिर कंपैटिटिव डेवलपमेंट्स हैं। कंपटीशन के अंदर जो आपके बिज़नेस हैं, वो कोई और चीज़ लेके आ गए हैं या और कोई टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं जो एडवांस्ड है, जो नई है जिसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर अ, आप धागा बना के बेचते हो एक खास किस्म का और जो दूसरी कंपनी है वो अच्छा धागा लेके आ गई। आप प्लास्टिक बनाते हो एक खास किस्म की और जो दूसरी कंपनी है वो अच्छे मटेरियल के अंदर या कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई किसी चीज़ के साथ जो है वो लेके आ गई है। तो ये बायर के जो डिसीजन मेकिंग है इसके अंदर फ़र्क डाल सकता है। अगर कोई टायर मेकर है और उसको वो फैसिलिटेट करती है या इम्प्रूव करती है उसके प्रोडक्ट को, जो रॉ मटेरियल, तो बायर जो है वो इससे इन्फ्लुएंस होगा, जो आपके कंपैटिटिव डेवलपमेंट्स हैं। फिर कल्चर और कस्टम्स हैं, ये भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बायर को आप कहाँ पे बिज़नेस कर रहे हो। अगर आप मेक्सिको के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं, आप बिज़नेस टाइकून हैं, तो आप लाज़मी नहीं है सक्सेसफुल रहें यूएस के अंदर, क्योंकि माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं मेक्सिको के अंदर, समझा जाता है। और यूएस के अंदर जो काम करके जिसका बहुत पैसे हैं, शायद वो मेक्सिको के अंदर कामयाब ना हो सके। तो कल्चर और कस्टम्स जो हैं ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सिस्टम को। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ेशनल आपके पास जो है वो कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेट्स से आपने अगर सस्ती चीज़ बनानी है और मैस क्वांटिटी में बनानी है, तो आपकी कोशिश होगी कि आप सस्ता मटेरियल परचेज़ करो और बल्क में परचेज़ करो। अब हर सप्लायर जो है वो बल्क में परचेज़ चीज़ जो आपको ना दे पाता हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की, वो इन्फ्लुएंस करती हैं बाइंग बिहेवियर को आपके। फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है? लीन स्ट्रक्चर है, हायरार्की नहीं है या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है? काफ़ी सारे लेवल्स हैं। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर जीएम तो अगर हायरार्की काफ़ी है, जिसे हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं या लीन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लेवल्स नहीं है, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन मेकिंग को। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर हायरार्की ज़्यादा होती है, यूजुअली इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने में चीज़ों को टाइम लगता है। तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों के अंदर। और जो दूसरा है आपका प्रोसीजर्स हैं, अब प्रोसीजर्स भी जो हैं आप जिनको फ़ॉलो करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को, स्ट्रक्चर भी करते हैं और फिर सिस्टम्स भी करते हैं। आपके सिस्टम्स कैसे हैं? और ऑडिटिंग करते हैं, नहीं करते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व करते हैं, कौन-कौन से लोग टीम के अंदर इन्वॉल्व हैं जो परचेज़िंग करते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। फिर इंटरपर्सनल दोनों के बीच में अथॉरिटी किसके पास है, जो आपके पास चीज़ बेचने आया है या आपसे चीज़ लेने आया है, उनके पास अथॉरिटी है भी या नहीं, या सिर्फ़ वो जस्ट चेक करने आए कि आपके पास क्या अवेलेबल है और क्या नहीं। स्टेटस क्या है दोनों का, आप मार्केट लीडर से कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हो या आप मार्केट लीडर को कोई चीज़ बेचने जा रहे हो, तो उससे फ़र्क पड़ेगा आपके बाइंग बिहेवियर को। मार्केट लीडर जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब ये है मार्केट लीडर वो बिज़नेस होता है जिसके पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर होता है। जिसके पास अगर लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक एक मार्केट है सॉफ्ट ड्रिंक की उसमें कोका कोला के पास 65% शेयर है तो कोका कोला जो है वो मार्केट लीडर है। तो वो फ़र्क डालता है। अगर आप मार्केट लीडर कोई चीज़ बेचने जा रहे हो, आप उस टायर की कंपनी को बेचने जा रहे हो या टेक्सटाइल की कंपनी को बेचने जा रहे हो, जो मार्केट लीडर है, तो उसका बाइंग बिहेवियर और तरह का होगा एक रिलेटिवली न्यू कंपनी के साथ। एम्पैथी दोनों को जो है वो एक-दूसरे की फीलिंग्स शेयर करते हैं और समझते हैं एक-दूसरे को। लेट्स से बायर ये समझता हो कि सेलर की क्या मजबूरी है, अभी उसके ऊपर मुश्किल टाइम है या हमने कैसे उसको उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है और उससे कंपनसेट करना है उसको ताकि हम लॉन्ग टर्म अच्छी तरह चल सकें। वैसे ही सेलर जब बायर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि कभी इसने मुझसे शायद क्रेडिट ना लिया हो, आजकल हालात इसके मुझको मुश्किल टाइम आया हुआ है, शायद इसको क्रेडिट की ज़रूरत है, अभी इसको क्रेडिट दे देना चाहिए। तो एक-दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, मजबूरियों को अंडरस्टैंड करना। कितने पर्सुएसिव है दोनों पार्टीज़ के लोग एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फिर इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर एज आती है, जो लोग टीम के लोग इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर उनकी उनकी एज, उनकी इनकम, एजुकेशन, वो किस पोज़ीशन के ऊपर हैं, सीईओ अगर डिस्कस कर रहे हैं, टॉप मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है, मिडल मैनेजर है, फिर पर्सनैलिटी जो डिस्कस कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? वो रिस्क अवर्सिव है, रिस्क टेकिंग है, रिस्क एटीट्यूड के अंदर भी वो नीचे लिखा हुआ है कि अगर वो रिस्क लेने वाला है, नहीं लेने वाला, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस है। लेट्स से अगर कोई टायर का नया प्लास्टिक का कोई नया मटेरियल आया जो टायर के अंदर यूज़ हो सकता है, तो क्या वो जो बायर की टीम के अंदर आए हैं पार्टिसिपेंट्स, वो ओपन टू एक्सपीरियंस हैं कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट करें नए मटेरियल के साथ या फिर जो चीज़ ठीक चल रही है उसको चलने दें? तो ये चीज़ भी जो है वो मैटर कर रही होती है। अच्छा,
उसके बाद जी, बिजनेस बायर बिहेवियर के अंदर मेजर टाइप्स जो बाइंग सिचुएशंस की हैं वो स्ट्रेट रीबाय है, मॉडिफाइड रीबाय है और न्यू टास्क रीबाय है। जो स्ट्रेट रीबाय है इसके अंदर जो बायर है वो रीऑर्डर करता है कुछ भी जो चीजें वो पहले की लेता आ रहा है विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस और चेंज। ये जो है ये रूटीन बेसिस के ऊपर परचेजिंग हो रही होती है और परचेज डिपार्टमेंट इसको देख रहा होता है। इसमें सप्लायर के लिए जो जरूरी बात है वो ये कि सप्लायर मेंटेन करते हैं क्वालिटी को प्रोडक्ट की भी और सर्विस की भी, ताकि ये जो हैबिचुअल या रूटीन हमारा बिजनेस है ये चलता रहे। और इसमें जो कोशिश करते हैं सप्लायर कुछ और भी वो ये करते हैं कि नए तरीके ढूंढने जिसके जरिए वो वैल्यू ऐड क्रिएट कर सकें, या अगर कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाई है तो उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो ये जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, चीजें इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। फिर मॉडिफाइड रीबाय है। मॉडिफाइड रीबाय के अंदर हिना काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दें फिलहाल। अच्छा, फिर मॉडिफाइड रीबाय है। मॉडिफाइड रीबाय के अंदर जो है बायर है जो चीज परचेज करता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कुछ चेंजेस जो है वो मांगता है। अब वो किस टर्म के अंदर हो सकती है, वो स्पेसिफिकेशन के अंदर चेंजेस भी हो सकती है, मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं, प्राइसेस के अंदर भी हो सकती हैं, उनकी डीलिंग्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर भी हो सकती हैं। तो ये चीजें जो आपकी डीलिंग है उसमें कुछ चेंजेस मांगते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस मांगते हैं जिसको मॉडिफाइड रीबाय बोलते हैं। इसमें सप्लायर जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ चेंजेस डिमांड की जाती हैं बायर की तरफ से और प्रेशर फील करता है और वो कोशिश करता है कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजी या चीज है या सर्विस है वो उसको सामने रखे। तो वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो फ्रंट पे आता है और ये एक अपॉर्चुनिटी आल्सो क्रिएट करता है। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जो आपके सेलर्स हैं उनके लिए कि वो देख सकें और बायर के लिए भी कि वो देख सकें कि हमें जो चीज थोड़ी चेंजेस कुछ चाहिए वो क्या कोई और अच्छी प्रोवाइड कर सकता है, और जो बायर है सेलर है उसके लिए भी कि वो थोड़ी सी चीजों के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आए, चेंजेस लेके आए, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए और क्या उसका जो स्ट्रक्चर है सिस्टम्स है वो अडेप्टिव हैं या नहीं है। तो ये भी इसके अंदर जो है वो होता है। उसके बाद जी न्यू टास्क है। ये ऑल टुगेदर जो है इसके अंदर नई रिसर्च चाहिए होती है, नई प्रोडक्ट जो है वो बनती है। काइंडली अपने माइक्स म्यूट करें, म्यूट योर माइक्स। अच्छा, जो न्यू टास्क सिचुएशन है इसके अंदर जो है कॉस्ट का जो कॉस्ट भी इसमें ज्यादा होती है क्योंकि दोबारा R&D करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है, टीम गैदर करनी पड़ती है कि हमने क्या चीज बेचनी है या क्या चीज लेनी है। इसके अंदर कॉस्ट भी ज्यादा इन्वॉल्व होती है और रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि आप एक कंप्लीट चेंज की तरफ जा रहे होते हैं। इसमें जो डिसीजन पार्टिसिपेंट्स हैं या जो लोग फैसला करने वाले हैं उनकी भी नंबर जो है वो ज्यादा होता है, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि आप एक नया काम करने जा रहे हैं, एक नई टीम से डील करने जा रहे हैं। और कंपनी की एफर्ट्स भी जो है वो इसमें मैक्सिमम होती हैं क्योंकि इसमें वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, उसको एनालाइज कर रही होती है, सर्च कर रही होती है, वेटेज दे रही होती है उनको। तो ये जो सिचुएशन है ये इसके अंदर इसमें जो है ये मार्केटर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी और चैलेंज भी होता है क्योंकि इसमें वो लर्न करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है वो एक नई चीज को या न्यू टास्क जो है वो हमने ऑप्ट करना है या परचेज करना है या बिल्ड करना है। तो ये भी एक उनके लिए जो है वो हेल्पफुल होता है स्टेज या फेज जिसके अंदर उनकी लर्निंग जो है वो ज्यादा होती है। हाँ, जो बायर हैं वो कम से कम डिसीजन जो है वो लेते हैं स्ट्रेट रीबाय के अंदर और सबसे ज्यादा डिसीजंस लेते हैं न्यू टास्क के अंदर। तो जो मार्केटर्स हैं वो कम इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो लो होती है स्ट्रेट रीबाय के अंदर और उनकी इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम होती है जो न्यू टास्क है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी ये मेजर टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन इसके अंदर सिस्टम सेलिंग एक होती है। अच्छा, सिस्टम सेलिंग ये कि एक तो है कि मैं अगर कॉल सेंटर खोलना चाह रहा हूँ तो मुझे सिर्फ लैपटॉप चाहिए। एक है कि मुझे एक पूरा सिस्टम चाहिए, मुझे बैक एंड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी जो है वो वहीं से चाहिए। अगर मैंने कॉल सेंटर खोलना है और मुझे जो है वो टीपी लिंक्स, राउटर्स, केबल्स और इनके लिए सब के पास अलग अलग जाना है तो उससे बेहतर है मैं वो उसको ऑप्ट करूंगा जो मुझे एक पूरा सिस्टम सेल करेगा, जो मुझे पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो जो कंपनीज एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, सोल्यूशन पूरा पूरा प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जब उसके बायर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती
ताकि वो बाकी कंपोनेंट्स के लिए किसी और के पास जाए। सिस्टम सेलिंग इन्वॉल्व्स द परचेज ऑफ पैकेज्ड सॉल्यूशंस फ्रॉम अ सिंगल सेलर। तो ये जो है सिस्टम सेलर या सॉल्यूशन सेलिंग जो है, इसके अंदर ये की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ताकि आप मेंटेन कर सकें, रिटेन कर सकें अपने बिजनेस कस्टमर्स को, क्योंकि बिजनेस कस्टमर्स अमूमन जो है वो पूरा सोल्यूशन देख लेते हैं, पूरा सिस्टम देख लेते हैं जो उनको चाहिए होता है। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को कंपाइल करना मुश्किल होता है। एक कंपोनेंट कहीं और से परचेज किया और जब दूसरे के लिए किसी और सप्लायर से डील किया तो वो शायद आपकी चीज के अंदर इश्यूज निकालेगा। तो जो बाइंग एंड के ऊपर जो बायर है, अगर उसने एक सिस्टम डेवलप करना है और उसने मुख्तलिफ कंपोनेंट मुख्तलिफ जगह से लेने हैं तो उसके लिए वो मुश्किल होता है। इसमें अलाइनमेंट का इशू होता है, सर्विसेज का इशू होता है, टेक्निकल चीजों का इशू होता है। तो इसलिए बायर की कोशिश होती है कि पूरा सिस्टम जो है वो एक ही जगह से परचेज किया जाए, पूरा सोल्यूशन जो है वो एक ही जगह से परचेज किया जाए। उसे हम सिस्टम सेलिंग बोलते हैं। सिस्टम सेलिंग इन्वॉल्व्स द परचेज ऑफ अ पैकेज्ड सॉल्यूशन फ्रॉम अ सिंगल सेलर। फिर है जी बिजनेस बायर बिहेवियर के अंदर पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। अच्छा, ये बाइंग सेंटर है जी। A buying center is all of the individuals and units that participate in the business decision making process. As I have already told you कि कंज्यूमर मार्केट्स की तरह नहीं होता यहाँ पे, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। हर कंपनी के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग यूनिट होता है जिसको यूजुअली जो है वो बिजनेस सेंटर, बाइंग सेंटर कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स से वो बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ उनकी जो अथॉरिटी या उनकी जो उनकी डोमेन होती है वो मुख्तलिफ होती है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, कुछ यूजर्स हों शायद उनमें से, कुछ कंज्यूमर्स हों, कुछ ने उसको इंस्टॉल करना हो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, कुछ ने उनके लिए पैसे एलोकेट करने हो, कुछ ने उनको मार्केट करना हो, कुछ ने उनकी क्वालिटी को चेक करना हो, क्वालिटी अप्रूव करनी हो, कुछ ने। तो एक टीम के अंदर जो है बाइंग सेंटर के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के लोग होते हैं। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होंगे जो फर्स्ट लाइन पे इसको डील कर रहे होते हैं, शायद वर्कर्स भी इन्वॉल्व हों जिन्होंने इसको यूज करना है, उस चीज को इस्तेमाल करना है, इंस्टॉल करना है। और वो जो टॉप सीईओ हैं उन वो भी इन्वॉल्व हों जिन्होंने इसकी बल्क में परचेज करनी है, या अगले 3-4 साल 5 साल का या साल का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन करना है जो मिलियंस के अंदर या बिलियंस के अंदर होगा। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें यूजर्स भी, कंज्यूमर्स भी हैं, टेक्निकल लोग भी हैं, वर्कर्स भी हैं, हर लेवल के लोग भी हैं। तो जो बाइंग सेंटर है इसके अंदर is all of individuals and units that participate in the business decision making process. तो मैंने आपको बताया कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर का डिपार्टमेंट की अगर इंपॉर्टेंस है इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर तो वो इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। अगर टेक्निकल टीम्स की इन्वॉल्वमेंट है तो वो इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर। अगर वो बंदा जिसने चीजों को इंस्टॉल करना है आगे वो इसके अंदर है तो वो भी इसके अंदर रहेगा, इसको इस्तेमाल करेगा, ये इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। तो आई होप ये आज हमने 10 स्लाइड्स जो है हमने कवर कर ली। इंशाल्लाह हम आगे भी जो है वो इस तरह जाएंगे। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि बिजनेस मार्केट एटलीस्ट क्या है, कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट में फर्क क्या है, बिजनेस मार्केट का मॉडल क्या है, बिजनेस बायर प्रोसेस का मॉडल क्या है, इसकी टाइप्स कैसी हैं, इसका बाइंग प्रोसेस क्या है, इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें काफी हद तक जो है वो क्लियर हो गई होंगी। काइंडली मार्क योर अटेंडेंस इन चैट रूम।